नमस्कार बच्चों, विज्ञान की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के पाठ 5 सूक्ष्म जीवों का परिचय एवं वर्गीकरण के भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि टीकाकरण क्या होता है और आयु के अनुरूप कौन कौन से टीका लगते हैं उसके बारे में जानेंगे तथा हम प्रतिरक्षण के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम आज के क्लास में टीकाकरण, आयु के अनुरूप टीकाकरण, टीकाकरण की उपयोगिता, प्रतिरक्षण और उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों, क्या आपसे कुछ बात कर ली जाए? बच्चों, इससे पहले हम आपसे बात करना चाहते हैं कि इससे पहले जो हमने क्लास ली थी, जो भाग किया था, उसमें हमने क्या क्या सीखा था। हमने सूक्ष्मजीवों के बारे में, उनके प्रकार के बारे में और सूक्ष्मजीवों से कौन कौन से रोग होते हैं, मनुष्य में, पौधों में, जंतुओं में किस तरह के रोग होते हैं, सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों से हम क्या क्या उपाय करते हैं, क्या क्या बचाव के तरीके हैं तथा सूक्ष्म जीवों से होने वाली लाभ और हानियों के बारे में हमने पढ़ा। तथा हमने पिछले भाग में ये भी जाना कि दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों से जो हानियां होती हैं उनसे बचाव के कौन कौन से तरीके होते हैं। बच्चों, लेकिन जब हमने बचाव के तरीके बताए थे तो अंत में हमने बोला था कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे जो रोग उत्पन्न होते हैं उनसे बचाव के तरीके में एक कारगर और प्रभावशाली तरीका था, वो था टीकाकरण। तो क्या ये शब्द आपने पहले सुना है? अच्छा बच्चों, चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं और वो हम अपनी साधारण आंखों से उन्हें नहीं देख सकते और कई सारे रोग उनसे उत्पन्न होते हैं। वो हमारे लिए लाभकारी भी होते हैं और वो हमें दिखाई नहीं देते, इसीलिए हम उन्हें लेंस की सहायता से या माइक्रोस्कोप से हम उन्हें देख पाते हैं। तो बच्चों, अब जरा मुझे ये बताइए, क्या आप या आपके भाई बहन कभी बीमार पड़े हैं? निश्चित ही आप बीमार पड़े होंगे। और क्या आप जब बीमार पड़े हैं तो डॉक्टर के पास गए हैं? जरूर, जब आप बीमार पड़ते हो तो आपके माता पिता आपको डॉक्टर के पास जरूर ले जाते हैं। लेकिन वो कुछ आपको दवाइयाँ और इंजेक्शंस लगाते हैं ना? हाँ जी, बीमार होने पर या तो डॉक्टर हमें दवाई देते हैं या हमें कोई इंजेक्शंस लगाते हैं। लेकिन बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बीमार भी नहीं पड़ते और फिर भी हमारे माता पिता हमें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कुछ बच्चों के साथ कभी कभी ऐसा होता होगा। लेकिन आप बिना बीमार पड़े भी डॉक्टर के पास कभी गए हैं और वहां आपको डॉक्टर ने कोई दवा या इंजेक्शन लगाया है? आप सोच रहे होंगे कि बिना बीमार हुए भी आपको आपके माता पिता डॉक्टर के पास ले गए होंगे और डॉक्टर ने कुछ दवाई भी दी होगी। पर क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि जब हम बीमारी नहीं है तो वो माता पिता हमारे डॉक्टर के पास क्यों ले जाते हैं और हमें वो डॉक्टर दवाइयाँ क्यों देता है, हमें इंजेक्शन लगाते हैं, कभी हमें वो पीने के लिए दवाई देते हैं। तो क्या इस विषय में आपने अपने माता पिता से कभी पूछा है? कभी आपने कोई चर्चा की है कि ऐसा वो क्यों करते हैं? जब हम बीमार नहीं हैं तो वो आपको डॉक्टर के पास क्यों ले जाते हैं? तो ये तो रही आपसे बातचीत। अब जैसा कि हमने कहा था कि बच्चों, एक कारगर और प्रभावशाली उपाय है सूक्ष्म जीवों से बचने का, वो है टीकाकरण।
तो बच्चों आज हम कुछ ऐसे ही विषय पर चर्चा करेंगे। ये टीकाकरण क्या होता है, ये है क्या? तो जैसे हमने बताया था कि जब हम बीमार होते हैं तो बचपन में जो हमें इंजेक्शंस या दवाइयाँ दी जाती हैं, कभी कभी उन दवाइयों के देने का जो कारण होता है, जो बड़े पर हमें घातक बीमारियां ना हो, उसके लिए भी हमें वो इंजेक्शंस और दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन वो उनका कारण क्या होता है देने का? ऐसा क्यों करते हैं डॉक्टर? तो ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे शरीर में जब कोई रोग उत्पन्न होता है उसके लिए हमें दवाई देनी पड़ती है, पर जब कोई रोग उत्पन्न नहीं है तो दवाएं क्यों दी जाती हैं? वो बच्चों इसलिए दी जाती हैं ताकि हमें आगे भविष्य में कोई घातक रोग ना हो जाए। उससे बचने के लिए हमें पहले ही कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जिससे क्या होता है, आगे आने शरीर में जब हम आगे जो हमारी बीमारियां होने वाली होती हैं उनसे हम बचाव कर पाते, हमारा शरीर उनके लिए तैयार होता है और उन बीमारियों से हम बच पाते हैं। वो बीमारियां हमारे लिए ज़्यादा घातक नहीं होती हैं, क्योंकि जो उनका तोड़ था, उनकी जो दवाएं थीं, वो हमें पहले ही दे दी गई। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि हमें फिर वो बीमारियां जानलेवा नहीं होती हैं और वो हमारे लिए घातक नहीं होती हैं? ऐसा बच्चों इसलिए होता है कि जब कोई मृत या निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को एक स्वस्थ शरीर में डाला जाता है तो वो कुछ एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं हमारे शरीर में, और वो प्रतिरक्षी हमें दूसरे जो रोगाणु हैं उनसे हमारा बचाव करते हैं, उनसे लड़ने की हमें शक्ति देते हैं। तो ये जो सूक्ष्मजीव हैं निष्क्रिय, ये कुछ इस तरह के ही सूक्ष्मजीव, निष्क्रिय या मृत सूक्ष्मजीव एक इंजेक्शन या दवाई के द्वारा, एक वैक्सीन के द्वारा, एक टीका के द्वारा हमारे शरीर में पहले ही पहुंचाए जाते हैं, जिससे कि फिर एंटीबॉडी बनाते हैं वो, यानी कि कुछ प्रतिरक्षी कण बनाते हैं, और वो कण, वो जो प्रतिरक्षी होते हैं, वो उन बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। जब बीमारियां होने लगती हैं या जब हम बीमार पड़ते हैं तो उस समय वो हमें, हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और हमें लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। तो इसीलिए इन दवाओं को हम टीका भी बोलते हैं। तो जब इन टीका यानी कि इन दवाओं के कारण जो रोगों से हम बचाव करते हैं, जो रोगों से बचाव का जो तरीका होता है और जो रोगों से बचाव का जो एक प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं टीकाकरण। तो बच्चों समझ में आया टीका क्या है? टीका कुछ नहीं है, टीका एक तरह की दवा या इंजेक्शन ही है जो हमें आगे आने वाले रोगों से बचाने के लिए हमें पहले ही दे दिया जाता है, और इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी प्रक्रिया को हम टीकाकरण कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखा जाए तो इसको लघु तरीके से टीकाकरण क्या होता है। तो टीकाकरण एक प्रभावशाली, एक सुरक्षित विधि है जिसके द्वारा हम सूक्ष्मजीवों से होने वाले रोगों से बच सकते हैं, और वो जो टीकाकरण है वो हमारे शरीर को, सभी मनुष्यों के शरीर को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है, हमारा जो प्रतिरोधक तंत्र है उसको मजबूत करता है, और जीवाणुओं से और विषाणुओं से जो बीमारी होती है उनसे हमें कई हद तक बचाता है। तो इस तरह से जो रोग हैं वो हमें घातक सिद्ध नहीं होते हैं, हमारे लिए जानलेवा नहीं होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि टीकाकरण का महत्व क्या क्या है, टीकाकरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो देखते हैं टीकाकरण हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो टीकाकरण करने से वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे जीवन को बचाता है। तो ये बहुत ही सुरक्षित और प्रभावशाली विधि है। टीकाकरण रोगों से बचाव की बहुत ही सुरक्षित और प्रभावशाली विधि है। ये बच्चों की जान बचाती है, यानी कि आपने सुना होगा कि क्या होता था,
पहले जब बच्चे जन्म लेते थे तो बहुत सारे बच्चों की जन्म लेते ही डेथ हो जाती थी। यानी कि अगर किसी माता पिता के 4 या 5 बच्चे हैं तो उनमें से 1 या 2 ही जीवित रह पाता था। कारण क्या था? कारण यही था कि जब जो कुछ जानलेवा बीमारियां से वो ग्रसित हो जाते थे और वो उनका जीवन नहीं बच पाता था। तो इसीलिए टीकाकरण का आविष्कार किया गया। टीकाकरण की होने की वजह से ही बहुत सारे बच्चों की जान अब सुरक्षित है। और जो हमारे बच्चे हैं जब वो सुरक्षित रहेंगे तो निश्चित ही हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सुरक्षित रहेगी, क्योंकि जो बच्चे जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारा आगे आने वाला कल है, जब उनकी जान सुरक्षित रहेगी तो हमारा आगे आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित रहेगी। तो कहीं ना कहीं टीकाकरण से हमारे जो भविष्य की पीढ़ी है वो भी सुरक्षित है। और टीकाकरण करने से समय और पैसों की भी बचत होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि टीकाकरण से समय और पैसे की बचत कैसे होती है। बच्चों, आपने देखा होगा जब बच्चे बीमार पड़ते हैं तो क्या होता है। बच्चों जब बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले तो उनका स्कूल छूटता है ना, और उनकी पढ़ाई रुक जाती है। और क्या होता है, माता पिताओं को फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, उनके इलाज कराना पड़ता है, बहुत सारा पैसा खर्च होता है और आने जाने में दिखाने में उनका भी काम छूटता है। तो इस तरह से समय की भी बहुत बर्बादी होती है। तो जो टीकाकरण जो आविष्कार हुआ उससे मनुष्य के समय और पैसे की भी बचत हुई। तो इसलिए टीकाकरण बच्चों के लिए भी और हम सब के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब जरा देखते हैं कि टीकाकरण के दौरान हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, हमें किन सावधानियों पर ध्यान देना चाहिए। तो आगे देखते हैं। टीकाकरण जब हम नियमित करवाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई माँ बाप किसी कारणवश या किसी व्यस्तता की वजह से वो उस टीका जो लगवाना था उसकी जो तिथि है वो भूल जाते हैं। वैसे तो हमें टीकाकरण जब डॉक्टर बताता है उसी डेट पर हमेशा कराते रहना चाहिए, लेकिन कभी कभी व्यस्तता के कारण वैक्सीनेशन या टीकाकरण करवाना हम भूल जाते हैं। तो क्या करना चाहिए, उस समय हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और डॉक्टर के कहने पर ही हमें वो टीका आगे भी लगवा सकते हैं। इस तरह की सलाह लेने पर ही हमें वो स्टेप लेना चाहिए। तो जब हम कभी भूलवश कोई टीका की डेट भूल जाते हैं तो हम डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और उस टीके को आगे भी लगवा सकते हैं। और क्या हमें ध्यान देना चाहिए, हमें टीकाकरण करवाने से पहले जब हम टीका लगवाने जाएं उससे पहले अगर हमें बच्चों की हमारे की तबीयत खराब है या बुखार आ रहा है तो हमें ज़रूर डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अगर उसकी तबीयत खराब है बच्चे की तो हमें टीकाकरण के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए। और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, टीका लगने के बाद बुखार आना बच्चे को एक आम बात है। हो सकता है कि उसको बुखार आ जाए, उसकी तबीयत खराब हो जाए, 2-3 दिन तक उसको टेम्परेचर रहे, तो पहले तो हमें गीले कपड़े से उसके शरीर की गीले कपड़े से उसको पोंछना चाहिए। और फिर भी अगर उसका बुखार नहीं जाता है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। पर 2-3 दिन तक बुखार आना एक आम बात है जब हम टीका लगवाने जाते हैं। तो और किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, जब भी हम टीका लगवाने जाएं या जब भी किसी बच्चे को टीका लगे तो ध्यान रहे कि उस बच्चे के साथ उसके परिजन, उसका कोई सगा संबंधी जरूर हो। वो अकेले कभी भी या फिर किसी अन्य के साथ जो उसका परिवार का ना हो उसके साथ टीका लगवाने कभी ना भेजें। और अक्सर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं जब उनको टीका लगता है और उसके बाद उनका शरीर में तापमान भी बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा हमें छोटे बच्चे के साथ उसका पसंदीदा खिलौना साथ ले जाना चाहिए। जब भी टीका लगे
तो छोटे बच्चों के साथ उसका जो फेवरेट टॉय है, पसंदीदा खिलौना है, उसको हमेशा साथ ले जाएं। कई बार क्या होता है कि जब टीका लगवाने जाते हैं तो जो डॉक्टर सलाह देते हैं कि कुछ उनके पास दर्दपूर्ण टीके हैं और कुछ दर्द रहित, यानी कि कुछ टीका लगाने में, कुछ वैक्सीन करने में दर्द नहीं होता है और कुछ में दर्द होता है। वो इस तरह की सलाह डॉक्टर देते हैं। तो आपको इन सारी जानकारियाँ के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कौन सा टीका लगवाना है, दर्दपूर्ण या दर्द रहित। ज़्यादातर अध्ययन में पता चला है कि जो दर्दपूर्ण यानी कि जिसमें दर्द होता है उस तरह के हम जब वैक्सीन कराते हैं, उस तरह के जो हम टीकाकरण कराते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। जो दर्द रहित वैक्सीन होते हैं वो कम प्रभावी होते हैं, ये कई अध्ययनों से पता चला है। तो इन सारी बातों का, इन विशेष बातों का हमें ध्यान रखना है जब भी टीकाकरण पे जाना है। किन किन बातों का? कि वैसे तो हमें नियमित टीकाकरण करवाना है, लेकिन भूल बस कोई टीका अगर छूट जाता है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है। टीकाकरण से पहले बच्चे को बुखार आ जाए तो हमें डॉक्टर से बात करनी है। और किन बातों पे ध्यान रखना है? कि बुखार आना टीकाकरण में आम बात है, तो उसे हमें गीले कपड़े से उसके शरीर को साफ करना है, लेकिन फिर भी अगर बुखार नहीं जाता है तो फिर भी हमें डॉक्टर से बात करनी है। और टीकाकरण कराते समय बच्चे के साथ हमेशा उसका परिवारीजन और या फिर कोई घर का सदस्य हो, और छोटे बच्चे के साथ हमेशा पसंदीदा खिलौना ले जाएं। हमेशा टीका लगवाने से पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि हमें कौन सा टीका लगवाना है। तो इस तरह से कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना है। अच्छा बच्चों, टीकाकरण होने से पहले ये तो हमारे लिए लाभकारी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब टीका लगवाते हैं तो हमारे शरीर पर उसका कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ता है। दुष्प्रभाव ऐसे कि क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पर टीका लगवाने से होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, आइए ज़रा देख लेते हैं। कभी कभी हो सकता है कि बच्चे को दस्त हो जाए। टीका लगवाने से कुछ बच्चों को दस्त की शिकायत हो जाती है, कुछ बच्चों को बुखार आ जाता है, कभी कभी मांसपेशियों में दर्द हो जाता है। कभी कभी टीका लगवाने से जहाँ पर टीका लगता है उस जगह दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है और सिर दर्द होता है। भूख में भी कमी आ जाती है और लाल चकत्ते पड़ जाते हैं। खांसी, नाक बहना, पसीना आना, नींद ना आना और कान में दर्द होना, तो ये इस तरह के दुष्प्रभाव हमारे शरीर में पड़ सकते हैं टीका लगवाने के बाद। चलिए अब हम बात करते हैं कि आयु के अनुसार कौन कौन से टीके लगवाने चाहिए। तो जन्म के समय हम देखते हैं कि बीसीजी का टीका और ओपीवी और हेमबी, ये जन्म के समय हमें खुराक तीनों देनी चाहिए। बीसीजी टीबी से बचाव करता है, तो ये टीका हमें अवश्य लगवाना चाहिए। बीसीजी की फुल फॉर्म में बैसिलस कैलमेट गुएरिन, और ओपीवी यानी कि ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, तो ये हेमबी, ये तीनों टीके जरूर हमें लगवाने चाहिए। उसके बाद 6वें सप्ताह पे टीके लगते हैं ओपीवी 1 और पेंटावेलेट 1, यानी कि ओपीवी जैसे मैंने बताया ओरल पोलियो वायरस। पहले जो पोलियो यानी कि वैक्सीन लगते थे वो इंजेक्शन भी होते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि पीने वाली दवाएं भी दी जाने लगी, यानी कि जो ड्रॉप आते हैं बच्चों को वो भी चलने लगे। तो इसलिए जैसा कि नाम से है ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, तो ये हमें 6वें सप्ताह पर लगवाना है। पेंटावेलेंट यानी कि ये जो वैक्सीन है इसमें 5 घातक रोगों से बचाव होता है, जैसे गलघोंटू है और टिटनेस है, और इसमें लगभग 5 जो जानलेवा बीमारियां होती हैं उनसे इससे बचाव होता है। तो पेंटावेलेंट जो है वो बहुत ही अति आवश्यक है। अच्छा, 10 सप्ताह में जो हमें टीके लगवाने हैं वो ओपीवी का 2 और पेंटावेलेंट की दूसरी खुराक लगवानी है। 14वें सप्ताह में ओपीवी का 3, पेंटावेलेंट का 3 और आईपीवी, ये इन 3 वैक्सीन का हमें
ध्यान रखना है कि 14वें सप्ताह में ये 3 वैक्सीन जरूर बच्चे को लग जाएं। उसके बाद 9वें माह में मीजल्स यानी कि खसरा की पहली खुराक, विटामिन ए की पहली खुराक और जेई यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस की पहली खुराक दी जाती है। जापानी इंसेफेलाइटिस एक मच्छर के काटने से बीमारी होती है जो दिमाग में सर दर्द हो जाता है, उससे बुखार आने लगता है, तो ये भी एक घातक बीमारी है। तो इसमें 9वें सप्ताह में ये वाले वैक्सीन लग जाने चाहिए। 16 से 24 माह में डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया पर्टिसिस टिटनिस का बूस्टर, ओपीवी बूस्टर, मीजल्स की दूसरी खुराक यानी कि खसरा की दूसरी खुराक और जेई की दूसरी खुराक, ये वैक्सीन 16 से 24 माह में लग जाने चाहिए। आगे 5 से 6 वर्ष में डीपीटी बूस्टर 2 की खुराक हमें लेनी चाहिए। 10 वर्ष में टिटनेस और 16 वर्ष में भी टिटनेस का टीका लग जाना चाहिए बच्चे को। तो ये हैं 5 साल से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनसे लेके 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो एक समय निर्धारण किया गया है, एक आयु निर्धारण की गई है कि किस एज पर कौन कौन से टीके लगने चाहिए, वो एक सरकार की तरफ से एक चार्ट प्लान किया गया है। उसके आधार पर ये वैक्सीन हमें अपने बच्चों को लगवाने चाहिए। तो आप बच्चे खुद भी ध्यान रखेंगे और इस तरह से अगर आपके कोई छोटे भाई बहन हैं और आपके टीके लगते हैं तो आप इस तरह से आप भी ध्यान रखेंगे और अपने माता पिताओं को भी बताएंगे। अब हम प्रतिरक्षण पर आ जाते हैं। प्रतिरक्षण क्या होता है? इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी यानी कि प्रतिरक्षण क्षमता स्ट्रांग होती, वो क्या होती है? रोगों से बचने के लिए जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं वो हमारे बॉडी को स्ट्रांग करते हैं और रोगों से बचने की ताकत देते हैं। तो इस तरह की जो क्षमता होती है हमारे शरीर में वो क्या होती है? इम्यूनिटी कहते हैं उसको हम कहते हैं प्रतिरक्षण, जिससे कि वो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, उनसे जो हमारे शरीर ग्रसित होता है उनसे बचाव करता है। तो ये इम्यूनिटी हमारे शरीर में ज़रूर होनी चाहिए। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए जिससे कि हम स्वस्थ रह पाएंगे। बच्चों, ये प्रतिरक्षण 3 तरह का होता है, ये 3 स्तर में चलता है, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर। तो देखेंगे कि प्रथम स्तर कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि आहार नाल, श्वास नली और विभिन्न ग्रंथियाँ जो होती हैं, हमारी कोशिकाएं होती हैं, उनसे कई सारे ऐसे रसायन सीक्रेट होते हैं जहाँ पर हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है और हमें रोगों से वहीं बचा लेती है और हम बीमार नहीं होते हैं। द्वितीय स्तर में क्या होता है बच्चों? हमारे ब्लड में एक तरह के श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो ब्लड में होती हैं, हमारे खून में होती हैं, वो भी हमें रोगों से बचाती हैं। हमारे रोगों से होने वाली जो हमें शरीर में सूक्ष्म जीवों से जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं। कौन सी? श्वेत रक्त कणिकाएं। तो ये द्वितीय स्तर का प्रतिरक्षण यानी कि इम्यूनिटी हमारी बॉडी में होती है जो नेचुरल होती है, जिसमें हमें कोई दवा नहीं लेनी पड़ती, वो स्वतः ही शरीर हमारा इनसे रोगों से बचने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप करता है। तो इस तरह से वो इम्यूनिटी श्वेत रक्त कणिकाओं से भी होती है। तृतीय स्तर पर आ जाता है एंटीबॉडी। जैसा कि मैंने बताया था कि जब कोई टीका देते हैं तो वो हमारे शरीर में एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं और वो रोगाणुओं से हमारी सुरक्षा करते हैं। अब बच्चों एक नई बात आती है, एड्स क्या है? तो यहाँ हम जानेंगे कि यह एक HIV विषाणु रोग है। HIV विषाणु रोग है। तो इसमें क्या होता है, ये जो वायरस की एडवांस और आखिरी स्टेज होती है HIV, जिसे हम एड्स कहते हैं। तो ये आखिरी स्टेज होती है उस HIV वायरस की जो बहुत ही घातक होती है। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पूरा नाम क्या है बच्चों? एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस रोग से क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है यानी कि जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है और इसका संकेत होता है रेड रिबन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। HIV वायरस का जो पहला लक्षण है वो 2 से 6 हफ्तों के बीच दिखाई देता है, यानी कि पहले हफ्ते में इसके कोई लक्षण नज़र नहीं आते हैं।
HIV में एक जो लक्षण होते हैं वो वायरल फ्लू की तरह होते हैं, जैसे कि सर दर्द होना, थकान होना, उल्टी, गला सूखना, इस तरह के आम जो लक्षण होते हैं वायरल फ्लू के, वही इसमें नज़र आते हैं। एड्स से बचने के, एड्स जो होता है वो या तो संक्रमित माँ से होता है, संक्रमित माँ से भी हमें एड्स हो जाता है, या कोई हम संक्रमित इंजेक्शन जब लग जाता है हमारे तो उससे एड्स हो जाता है। एड्स से बचने के कई तरीके हैं। एड्स से अगर संक्रमित महिला है तो वो गर्भ धारण ना करे और संक्रमित सुइयों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अच्छा बच्चों, कुछ रोचक बातें भी हम यहाँ बताते हैं। आपको क्या ये पता है कि एड्स का जो तरीका है, एड्स पता लगाने का जो तरीका है वो क्या है? उसको हम कहते हैं बच्चों, ये देखिए, उसको हम कहते हैं एलिसा। अच्छा, जो टीकाकरण होता है उसके जो लक्षण हैं, उसके जो दुष्प्रभाव हैं वो 5 से 26 दिन यानी कि लगभग 1 महीने तक भी हमें नज़र आते हैं। और क्या बच्चों, आपको ये पता है कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चेचक जो टीका है उसकी जो खोज की थी वो साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने की थी, और जब तक ये खोज नहीं हुई थी तब तक कई हजारों करोड़ों बच्चे इस चेचक की वजह से, चेचक जो बीमारी है उसकी वजह से मारे जाते थे। तो बच्चों, हम यहाँ देखते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या सीखा। हमने सीखा टीकाकरण क्या होता है, टीकाकरण के महत्व को जाना। आज हमने जाना कि आयु के अनुरूप टीकाकरण कैसे कराए जाते हैं, कौन कौन से टीके होते हैं, टीकाकरण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, और टीकाकरण के क्या क्या दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, हमने इन पर भी आज हमने बात की। हमने आज प्रतिरक्षण को जाना तथा टीकाकरण से जुड़ी कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी हमने आज जानी। तो बच्चों, जरा हम पता लगाते हैं कि आपने आज की क्लास में क्या क्या सीख पाए। तो क्या कोई ये बताएगा कि किस परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है? जी हाँ, निश्चित सही सोच रहे हैं आप। एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। टीकाकरण के बाद कितने दिनों तक उसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं? अभी तो बताया था, लगभग 5 से 26 दिनों यानी कि लगभग 1 महीने तक उसके दुष्प्रभाव आ सकते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा, एडवर्ड जेनर ने। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। अच्छा, कोई बच्चा बताएगा कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है? हाँ, सही सोचा, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो अब हम गृह कार्य की बात करते हैं कि आज का बच्चों गृह कार्य है, आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, बताना है आजकल रोग निवारण हेतु कौन कौन से टीके उपलब्ध हैं। यहाँ ये बॉक्स है बच्चों, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, इसमें से आपको छांटकर अपने आंसर देने हैं। तो कौन कौन से टीके उपलब्ध हैं आपको यहाँ से देखकर अपना आंसर लिखना है। कौन सा रोग विश्व से मिटाया जा चुका है, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। कौन सा रोग एक बार होने के बाद जीवन में दोबारा नहीं होता है, तो ये आपको लिखना है। एलिसा परीक्षण से किस रोग का पता लगाया जाता है, आपको ये भी लिखना है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, आपको इस उत्तर को बताना है। अच्छा बच्चों, अब आपको प्रोजेक्ट कार्य भी कुछ करना है। आपको क्या करना है, आयु के अनुरूप एक चार्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस तरह का चार्ट आपको बनाना है, और ये आपको कलरफुल स्केच से सुंदर सा प्यारा सा बनाना है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे और नई नई जानकारियों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आशा करती हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।